हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है और कौन से फैक्टर्स हैं जो कि कैपिटल स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहली बात, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूँगी। आप अपने घर की बात कीजिए। आपके घर का हम कहते हैं कि ये स्ट्रक्चर मेरे घर का इस तरह से है। इसका मतलब कि मेरे घर में कितने रूम्स हैं और मेरे घर में किचन कहाँ पर है, मेरे घर में मंदिर है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हमारे घर के स्ट्रक्चर का हिस्सा है, राइट। उसी तरीके से जो कंपनी होती है, कंपनी पैसे को अलग अलग सोर्सेज से रेज़ करती है और इन अलग अलग सोर्सेज को ही हम कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। जो कंपनी ने पैसा इकट्ठा करना है वो उसकी कैपिटल होगी और वो पैसा किस किस तरीके से आया है, उसमें इक्विटी शेयर कितने हैं, प्रेफरेंस शेयर कितने हैं, डिबेंचर कितना है, डेट कितना है, इन सब के कॉम्बिनेशन को हम कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। आइए क्विकली एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, एक मीनिंग जानते हैं हम। कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू proportion between the various long term sources of finance in the total capital of firm। सो एक कंपनी की, एक फर्म की जो टोटल कैपिटल है उसमें किन किन सोर्सेज से पैसा आया है उसको हम कहेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर। अ फाइनेंशियल मैनेजर चूज दैट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस विच इंक्लूड, इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि मुझे याद है जब मैं फ़र्स्ट टाइम अपनी इंटरव्यू देने गई थी तो मेरे से पूछा गया था बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर कौन सा होता है। तो बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर वो होता है जहाँ पर इन्वॉल्व्ड रिस्क जो है वो मिनिमम हो, कॉस्ट जो इन्वॉल्व है वो क्या हो, मिनिमम हो। अब ये कॉस्ट क्या है, रिस्क क्या है, वो आपको मैं कमिंग स्लाइड्स में समझा दूंगी, ठीक है। तो वेरी सिंपल, कंपनी ने कहाँ कहाँ से लॉन्ग टर्म फंड रेज किया है उसी को हम कैपिटल स्ट्रक्चर कहेंगे। जब भी स्ट्रक्चर वर्ड याद आए तो अपने घर का स्ट्रक्चर याद कर लीजिएगा। मेरे घर में 2 कमरे हैं, एक किचन है, वैरायटी है ना। उसी तरीके से जो एक कंपनी है, एक फर्म है, उसकी भी फाइनेंस में वैरायटी होती है। हम कभी भी एक सोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। तो क्यों ज़रूरी है डिफरेंट सोर्सेज से पैसे को रेज करना, उसके लिए हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। सो फर्स्ट पॉइंट, कैपिटल स्ट्रक्चर डिटरमिन करता है रिस्क इन्वॉल्व कितना है। इसके अलावा कैपिटल स्ट्रक्चर डिटरमिन करेगा कि हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है, हमारी लिक्विडिटी कितनी है, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है फर्म में। देखिए, एक जो कंपनी की बात करें, हर बार उसको इक्वल सेल्स नहीं होती, इक्वल स्टेबल प्रॉफिट्स नहीं होते, अप्स एंड डाउन्स जो हैं वो चलते रहते हैं। तो कंपनी ने इस तरह से स्ट्रक्चर मैनेज करना है कि अगर फ्लक्चुएशन भी आ जाए उसकी अर्निंग में, उसकी सेल्स में, स्टिल वो अपने खर्चे को इंकर कर पाए। अब जो इक्विटी शेयर है, इक्विटी शेयर होल्डर पर डिविडेंड हमने पे करना है, पर वो डिविडेंड फिक्स नहीं होता। अगर प्रॉफिट है तो पे कर दो, अगर प्रॉफिट नहीं है तो आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आ गई। दूसरी तरफ हम डेट की बात करें, डेट के केस में इंटरेस्ट जो है वो फिक्स रहता है। चाहे आपको प्रॉफिट है, चाहे आपको लॉसेस है, आपको अपने डेट होल्डर्स को इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। तो अब हम पूरी तरह से डेट के ऊपर भी डिपेंड नहीं हो सकते, ना ही पूरी तरह से इक्विटी के ऊपर डिपेंड हो सकते हैं। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कॉम्बिनेशन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन, प्लस हम प्रेफरेंस शेयर्स को भी इंक्लूड कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा कैपिटल स्ट्रक्चर। तो इस तरह से कैपिटल स्ट्रक्चर में आपके फ्लेक्सिबिलिटी भी आ गई। लिक्विडिटी का मतलब होता है जो जिस चीज़ को हम आसानी से कैश में या फिर ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में कन्वर्ट कर दें जो कि इक्विवेलेंट टू कैश हो, ठीक है। सो हमने ट्राई करना है ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी हो और लिक्विडिटी भी।
इट अफेक्ट द कंट्रोल ऑफ ऑनर ऑफ द फर्म। ऑफ कोर्स अगर आप इक्विटी शेयर्स को बढ़ा दोगे तो इक्विटी शेयर होल्डर हमारे क्या होते हैं, रियल ओनर होते हैं, उनका डिसीजन मेकिंग में राइट होता है, उनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं। तो अगर मुझे और सोर्सेज चाहिए और पैसा चाहिए तो मैं इक्विटी शेयर के थ्रू रेज कर सकती हूँ, बट उससे मेरे जो ओनरशिप है, मेरा जो राइट है वो डिल्यूट हो जाएगा। तो अगर हम डिल्यूजन नहीं चाहते, अगर हम सारी पावर सारा कंट्रोल अपने हाथ में चाहते हैं, देन वी मस्ट सिलेक्ट डेट एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो ये सारे डिसीज़न जो है वो आपका फाइनेंशियल मैनेजर लेगा और परफेक्ट कॉम्बिनेशन जो है कैपिटल स्ट्रक्चर का वो डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। तो मैंने यहाँ पर इस स्लाइड में बहुत सारे फैक्टर्स दे रखे हैं, यही डिटरमिन करते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट का प्रपोर्शन कितना होगा, इक्विटी का प्रपोर्शन कितना होगा और प्रेफरेंस शेयर का प्रपोर्शन कितना होगा। ठीक है, सो वेरी क्विकली आई विल ट्राई टू कवर ऑल द पॉइंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, फाइनेंशियल लीवरेज एंड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब होता है जब एक फर्म इक्विटी शेयर के साथ साथ डिबेंचर्स को भी यूज़ करती है, डेट फंड को भी यूज़ करती है, उसको कहते हैं कंपनी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कर रही है। हमें बेनिफिट क्या रहता है? पहली बात नोट डाउन कर लीजिए, डेट के ऊपर जितना भी इंटरेस्ट फर्म पे करेगी अपने डेट होल्डर्स को, वो इंटरेस्ट जो है टैक्स की कैलकुलेशन के टाइम पर डिडक्ट हो जाएगा। तो ये आपको सबसे बड़ा बेनिफिट मिल गया। दूसरी बात, हमेशा जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं उसकी अमाउंट कम होती है एज़ कंपेयर टू डिविडेंड पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर। इसलिए माना जाता है कि जो डेट है वो हमेशा चीप सोर्स ऑफ फाइनेंस है। सो अगर आपको इस चीप सोर्स ऑफ फाइनेंस का बेनिफिट लेना है, देन यू मस्ट गो विद कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एज वेल एज इक्विटी। तो इसी को हम कहते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ द सेल्स। ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, अगर आपकी फर्म ऐसी है जिसकी सेल्स स्टेबल है तो आप डेट के साथ जा सकते हैं, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट जो है फिक्स है, आपको पे करना ही पड़ेगा, चाहे आपकी फर्म लॉसेस में जाए चाहे गेन में। दूसरी तरफ आप कुछ ऐसा सेल कर रहे हैं जिसमें अप्स एंड डाउन्स काफ़ी आते हैं, प्रॉफिट स्टेबल नहीं है, देन यू मस्ट गो विद इक्विटी। ठीक है, और अगर इन बिटवीन है तो आप प्रेफरेंस शेयर के साथ जा सकते हैं। डन। नेक्स्ट हम करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ऑलरेडी आपको बताया है कॉस्ट जो है सबसे कम डेट की होती है, तो अगर आप कॉस्ट को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप डेट के साथ जा सकते हैं। और कॉस्ट जो है इक्विटी की हाई होती है, क्योंकि इक्विटी के केस में ना रिस्क एलिमेंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। रिस्क एलिमेंट कैसे इंक्रीज़ हुआ? जब मुझे पता है कि मैं इक्विटी शेयर होल्डर हूँ पर कंपनी ने पैसा मार्केट से भी उठाया है, तो मेरे माइंड में हमेशा रिस्क एलिमेंट बढ़ जाएगा कि पता नहीं कंपनी ने पहले डिबेंचर होल्डर्स को पैसे पे करने हैं, उनको इंटरेस्ट देना है, एज आ लास्ट रिसोर्ट मेरे पास पैसे आएंगे सबसे एंड में, तो रिस्क मेरा क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। इसके चलते हुए इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी से ज़्यादा डिविडेंड की डिमांड करेंगे। सो इक्विटी शेयर हमेशा ही एक्सपेंसिव होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यही मैंने आपको सारे पॉइंट एक्सप्लेन किए हैं इक्विटी शेयर होल्डर के बारे में। आप अच्छे से वीडियो को पॉज करके सारी स्लाइड्स को रीड ज़रूर कीजिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, कैश फ्लो। अगर तो आपकी कंपनी में अच्छा कैश फ्लो हो रहा है, पैसा आ रहा है, ठीक है, तो आप फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी से फंड रेज कर सकते हैं, आप डिबेंचर इशू कर सकते हैं, आप किसी बैंक से लोन ले सकते हैं, आप प्रेफरेंस शेयर के साथ जा सकते हैं। लेकिन आपके अगर कैश फ्लो ही अच्छा नहीं हो रहा, देन यू मस्ट गो विद द प्रेफरेंस शेयर्स, देन सॉरी यू शुड गो विद द इक्विटी शेयर, क्योंकि इक्विटी शेयर में इट इज़ नॉट मैंडेटरी। आप प्रेफरेंस के साथ भी जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। प्रेफरेंस के केस में भी हमारे पास अलग अलग कैटेगरीज होती है, वी हैव क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ऑल्सो। बट अगर फ्लो अच्छा है कैश का, देन गो विद डेट।
अदरवाइज यू कैन गो विद द इक्विटी शेयर्स। नेक्स्ट है नेचर एंड साइज। अगर आप पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप डेट के ऊपर रिलाई कर सकते हैं, पर अगर आपकी कंपनी जो है वो ऐसी कंपनी है जो कि छोटी है, आपको आसानी से मार्केट से डेट नहीं मिल रहा, देन यू कैन गो विद द इक्विटी शेयर। कंट्रोल, अगर आप चाहते हैं ऑनर्स बढ़ जाए, कंट्रोल डिल्यूट होता है तो फ़र्क आपको नहीं पड़ता, उस केस में आप इक्विटी के साथ जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कंट्रोल आपके हाथ में रहे तो यू शुड गो विद द डेट। फ्लैक्सिबिलिटी, फ्लैक्सिबिलिटी का मतलब मेरे पास पैसा आया, मैं अपने डेटर्स को पे करूंगी और डेटर्स को बाय बाय कर दूंगी, उसके बाद डेट जो है आपकी लाइबिलिटी नहीं रहेगा। बट इक्विटी के केस में आपको वाइंडिंग अप के टाइम पर ही उनको पे बैक कर सकते हैं, उससे पहले आप उनको पे बैक नहीं कर सकते, तो उसमें फ्लैक्सिबिलिटी कम रहती है। फ्लोटेशन कॉस्ट जो है हमेशा ही इक्विटी में ज़्यादा रहेगी, तो अगर आप इसको कंट्रोल करना चाहते हैं देन यू कैन गो विद द डेट। इन्फ्लेशन देख लीजिए, मार्केट में भी तो आपको देखना है ना, मार्केट में अगर लोगों के पास पैसा है, दे आर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन द इक्विटी शेयर, तो आप नए इक्विटी शेयर्स को इशू कर सकते हैं। मार्केटेबिलिटी, मार्केटेबिलिटी हेयर मीन्स द एबिलिटी ऑफ द कंपनी टू सेल एंड मार्केट पर्टिकुलर टाइप ऑफ द सिक्योरिटी। आप अगर नई कंपनी है, मार्केट में लोग आपको नहीं जानते, तो आप इक्विटी शेयर नहीं इशू कर पाएंगे, उस केस में आप किसी बैंक से लोन ले सकते हैं, तो आप रिलाई करेंगे डेट के ऊपर। सो आपको मैंने पहले भी बताया कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर जो है आइडल है, जहाँ पर कॉस्ट मिनिमम रहेगी, रिस्क एलिमेंट मिनिमम रहेगा, फ्लैक्सिबिलिटी रहेगी, कंट्रोल ज़्यादा डिल्यूट नहीं होगा, और आपकी फर्म की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होगी। फर्म की वैल्यू मैक्सिमम होने का मतलब ये है कि आपके इक्विटी शेयर होल्डर की वैल्यू अच्छी है, आपके शेयर्स की मार्केट वैल्यू अच्छी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कॉमर्स पॉइंट। थैंक यू एवरीवन।